Good morning, class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting a new chapter, which is chapter number 8 of history, the First Empire. So, see, students, First Empire का मीनिंग होता है पहला साम्राज्य। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसके बारे में पूरा हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो एम्पायर इज़ अ पॉलिटिकल यूनिट। एम्पायर एक पॉलिटिकल यूनिट होता है जिसके अंदर बहुत सारी टेरिटरीज मिलती हैं और जिनके ऊपर एक राजा राज्य करता है। एन एम्पायर इज़ अ वेरी लार्ज किंगडम। और एम्पायर जो है वो एक बहुत, कहने को हम कह सकते हैं एम्पायर एक बहुत बड़ा किंगडम होता है, राज जिसपे एक ही एम्परर सम्राट जो जिसको बोलते हैं वो राज्य करता है। और मौर्यन डायनेस्टी is considered as the first empire in Indian history। और मौर्यन जो डायनेस्टी है उसको हम बोलते हैं कि ये पहला जो एम्पायर था वो इंडियन हिस्ट्री में था। कुछ हिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, चाणक्य मगध की ओर ट्रैवल कर रहे थे बट वॉज ह्यूमिलिएटेड। लेकिन वहाँ के जो राजा थे धनानंद, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया था। और ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे थे धनानंद। तो चाणक्य को अपनी इंसल्ट फील हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये जो नंद डायनेस्टी है, नंद लोगों का साम्राज्य है, इसका बिल्कुल अंत कर देंगे। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोत्साहन दिया कि वो मगध का राज्य हथिया ले। चंद्रगुप्त मौर्य रेज्ड एन आर्मी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आर्मी क्रिएट करी चाणक्य की सपोर्ट से। और नंदा एम्पायर इन C322 BCE में उन्होंने ये काम को सफलता से पूरा कर लिया। सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज जिनके अंदर शामिल हैं लिटरेरी सोर्सेज, लिखित में जो सोर्सेज हैं उसमें एक है अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिकल जो ट्रीटीज हैं उनके बारे में है जो कि चाणक्य ने लिखी है। इट्स बेसिकली डेल्स विद हाउ टू गवर्न एन एम्पायर। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे एक राज्य को, एक साम्राज्य को चलाना चाहिए और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उस टाइम चलता था उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इंडिका वॉज द अकाउंट ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। और इंडिका एक ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई है। हु वॉज सेंट, जो कि एक ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त के राज्य के दौरान। ही स्टेड फॉर मैनी ईयर्स एंड रोट डाउन हिज ऑब्जर्वेशन इन दिस बुक इंडिका। और वो यहाँ पर सालों तक रुका था और उसने अपने जितने भी एक्सपीरियंस थे, उसने जो जो नोटिस किया था वो सारी चीज़ें अपनी बुक इंडिका के अंदर लिखा। विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र। और इसके अंदर जो मौर्य लोगों की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करी जाए तो सच एज द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एम्परर अशोका। एडिक्ट्स में राजा के ऑर्डर्स के बारे में लिखा होता है और राजा के ऑर्डर्स जो कि रॉक और पिलर्स पर अंकित कर दिए जाते हैं उससे बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें जब एम्परर अशोका का राज था। फॉर एग्जाम्पल, वन अशोका रॉक एडिक्ट मेंशंस हिज रिलेशनशिप विद 5 कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड अनदर रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द पॉलिसी ऑफ धम्मा। देखो बच्चों, धम्मा का मतलब होता है धर्म। तो
बहुत सारे जो अशोक जो राजा रहे हैं उन्होंने धर्म से रिलेटेड जितनी अपने ऑर्डर्स दिए हैं, किस तरीके से एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए धर्म का पालन करते हुए, और उसके बारे में जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए उनको रॉक या पिलर्स पर अंकित कर दिया गया। और these rock edicts and pillar if edicts were constructed across the Mauryan Empire, और ये रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स बनाए गए थे मौर्यन एम्पायर के दौरान। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडिक्ट्स इंक्लूड गिरनार, सारनाथ, सांची, लौरिया, नंदनगढ़, रूपनाथ एंड शाहबाजगढ़ी। तो ये सारी जगहों पे ये रॉक मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। पंचमार्क कॉइन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, और पंचमार्क वाले जो कॉइन्स हैं वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उस समय के व्यापार से संबंधित दैट फ्लोरिश, जो कि मौर्यन एम्पायर के पीरियड के दौरान फला फूला था। द पोट्री ऑफ द मॉडर्न periods give us an idea of the type of items that were used by people, और उस समय के जो बर्तन हैं वो बताते हैं कि किस तरीके के आइटम्स उस समय में लोग यूज़ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, और इन्होंने 321 एंड 297 BCE के बीच में राज्य किया था चाणक्य की हेल्प से। और उन्होंने नंदा एम्पायर को, जो कि धनानंद के द्वारा रूल किया गया था, उसको 321 BCE में वहाँ से उखाड़ दिया था। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर की तरह थे एंड प्रोवाइडेड एक्सीलेंट गाइडेंस, और उनकी गाइडेंस बहुत ही एक्सीलेंट थी, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा विस्तार कर पाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्कर्ड मगध। चंद्रगुप्त ने पहले मगध पर जीत हासिल की, और मगध को जीतने के बाद उन्होंने सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर, जो कि ग्रीक किंग था, उसको हराया। अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द इंदुस रिवर, और इन्होंने इंदुस रिवर के तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था। सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर ऑल्सो फॉर्म मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू एस्टैब्लिश पीस विद द मौर्यन एम्पायर, और जो सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर था उन्होंने शांति स्थापित हो जाए मौर्यन एम्पायर के साथ, इसके लिए मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब जो पुराने समय में जब संधि करते थे राजा, तो वो लोग अपने जो राज्य की लड़की होती थी, मतलब जो राजकुमारी होती थी, उसकी शादी जीतने वाले राजा से कर देते थे, जिससे उनके बीच में शांति स्थापित हो जाए। इसे ही बोलते थे मैट्रिमोनियल अलायंस। तो इसीलिए उन्होंने अपनी डॉटर हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य रेन अ यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड। इस दौरान बहुत अच्छी एकसार और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, जो कि उनके ग्रैंडसन अशोक के राज्य में और इम्प्रूव हुआ। चंद्रगुप्त ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट युद्ध लड़ने में बिताया, और इन हिज लास्ट डेज ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट टू, लास्ट के दिनों में उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो भद्रबाहु नाम के एक जैन साधु के साथ श्रवणबेलागोला, जो कि मैसूर कर्नाटका में है, वहाँ पर चले गए। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने मौर्य जो डायनेस्टी थी उस पर राज किया। बिंदुसार को अमिट्रोकेट्स भी बोला गया ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग, और इन्होंने 27 साल तक 297 एंड 273 BCE के बीच में राज्य किया।
एंड चाणक्य कंटिन्यूड टू बी हिज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और चाणक्य इनके भी मिनिस्टर रहे। ऑन द ट्रेल ऑफ एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर ही डिफीटेड 16 रूलर्स, और अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की जर्नी के दौरान उन्होंने 16 राजाओं को हराया और अपनी मौर्यन साम्राज्य में मिला लिया। उसके रूल के दौरान मौर्यन एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हर जगह फैल चुका था एक्सेप्ट कलिंगा। केवल कलिंग और कुछ दूसरी किंगडम्स को छोड़कर साउथ की। बिंदुसार हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द ग्रीक रूलर्स। बिंदुसार के ग्रीक रूलर्स के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे एंड वॉज एबल टू मेंटेन द वेस्ट एम्पायर दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। और वो एक अच्छे राजा के रूप में शामिल हुए और उन्होंने अपने फादर से जो इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में साम्राज्य मिला था उस पर अच्छे से राज्य किया था। बिंदुसार के बाद अशोक, जो कि बिंदुसार के बेटे थे, 273 BCE में अब अशोक राजा बन गए। अशोक वॉज द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल मौर्यन रूलर, और अशोक बहुत ही फेमस और प्रभावशाली रूलर रहे मौर्यन एम्पायर के। ही वॉज द सन ऑफ एम्परर बिंदुसार, जो कि बिंदुसार और क्वीन देवी धर्मा के पुत्र थे। अशोक क्विकली ग्रीव इनटू द एडमिरेबल वॉरियर जनरल एंड अ वाइस स्टेट्समैन, और ये एक बहुत अच्छे वॉरियर के रूप में और स्टेट्समैन के रूप में उभर कर आए। कॉन्केस्ट ऑफ कलिंगा। अशोक जो है उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के द्वारा, मतलब चंद्रगुप्त के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था उसको इनहेरिट किया था, उसका उत्तराधिकारी ये बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। एंड मेंटेन्ड बाय हिज फादर बिंदुसार, हाउएवर ओनली वन प्रोविंस रिमेन अनकॉन्कर्ड, कलिंगा। ये पूरे साम्राज्य के राज्य पर राज्य करते थे, लेकिन केवल एक कलिंग रह गया था जो भी अभी ये नहीं जीत पाए थे। कलिंग के अंदर जो पार्ट आता है वो प्रेजेंट डे में उसको हम उड़ीसा बोलते हैं, और इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्केस्ट फॉर अशोक एज इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और अशोका के लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो जगह थी ये साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक जाने के लिए समुद्र का रास्ता यहाँ से जाता था। इन 261 BCE अशोक ने कलिंग को भी कॉन्कर कर लिया। कलिंगा वॉर गोज डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर्स, और ये जो कलिंगा का युद्ध था वो सबसे ज़्यादा खूनी युद्ध रहा हिस्ट्री में, जो इसमें बहुत ज़्यादा डेथ हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ा। और जब अशोका सॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ कलिंगा वार, और जब उसने कलिंग के जो युद्ध की मतलब डिस्ट्रक्शन को देखा, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद इंटेंस सॉरो, और उनका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा दुख से भर गया, पश्चाताप से भर गया, और उन्होंने वार को छोड़ दिया और बुद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन। अशोक ने बुद्ध धर्म को अपने स्टेट का धर्म घोषित कर दिया। 260 BC के दौरान अशोक ने 37 ईयर्स तक राज्य किया और 236 BCE में इनकी डेथ हो गई। अशोकास धम्मा, तो धम्म मतलब धर्म। आफ्टर द कलिंगा वार स्प्रेडिंग धम्मा बिकेम अशोकास मेन गोल, और कलिंग के वार के बाद, युद्ध के बाद, धर्म को स्प्रेड करना अशोक का मेन गोल हो गया। अशोकास धम्मा वॉज नॉट अ रिलीजियस पॉलिसी बट अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वन शुड फॉलो टू लीड वर्चुअस एंड पीसफुल लाइफ। और अशोक धम्म जो था
वो एक रिलीजियस पॉलिसी थी, ऐसा नहीं है। ये एक पॉलिसी ना होकर एक कोड ऑफ कंडक्ट था, लोगों के लिए एक आचार संहिता की कि किस तरीके से वो एक वर्चुअस और पीसफुल लाइफ बिता सकते हैं। धम्म इज अ प्राकृत वर्ड। धम्म एक प्राकृत वर्ड है और संस्कृत में जिसे धर्म बोला जाता है, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। रिलीजियस मतलब धार्मिक और ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य। अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म विजया। अशोका ने धम्म विजया की पॉलिसी को अपनाया था, मीनिंग कॉन्केस्ट थ्रू धर्म, और जिसका मतलब है धर्म के माध्यम से जीत हासिल करना। द अशोकन पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब द मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। और अशोकन पिलर और जो रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब पिलर्स और रॉक्स पर जो लिखा गया है, अंकित किया गया है, उसमें उसके प्रिंसिपल्स धर्म से संबंधित डिस्क्राइब किए गए हैं। अशोकास धम्मा वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। और अशोकास धम्म जो है वो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स पर आधारित है। इलॉबरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जो कि धार्मिक कर्मकांड और सेक्रीफाइसेस को दर्शाता है। इट एम्फसाइज्ड, और ये जोर देता है कि लोगों का मोरल कंडक्ट जो है वो नैतिक, जो उनका सदाचार है वो कैसा होना चाहिए। और थ्रो धम्मा के माध्यम से अशोक जो है वो लोगों को कहते थे कि बी जेनरस एंड अवॉइड सेल्फिशनेस को अवॉइड करो, अपना मोरल कैरेक्टर ऊंचा रखो, ऑनेस्ट रहो, नॉन पार्शियल रहो, काइंड, जेंटल और हेल्पफुल रहो, सिंपल लाइफ जियो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, बी पेशेंट एंड प्रमोट पीस एंड हारमनी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। स्प्रेड ऑफ धम्मा, अशोक वांटेड हिज पीपल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एंड अडॉप्ट धम्मा इन द हियर लाइफ्स। अशोक चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो धर्म को फॉलो करें और धर्म के हिसाब से ज़िंदगी जिएं। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स भी उठाए अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए, और उनमें से कुछ थे, ही लेड बाय एग्जाम्पल एंड फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा इन हिज डेली लाइफ। और उन्होंने अपनी खुद के जीवन में धर्म से संबंधित जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें फॉलो किया। उन्होंने जो अपनी ऐशो आराम से भरी हुई ज़िंदगी थी, आराम भरी ज़िंदगी थी, उसे छोड़ा। दैट ही लेड बिफोर द कलिंगा वार, जो कि वे ये कलिंग वार से पहले बिताते थे। ही अपॉइंटेड धर्म महामंत्रास और रिलीजियस टीचर्स एंड मिशनरीज टू स्प्रेड धम्मा। इन्होंने धर्म को स्प्रेड करने के लिए लोगों को रखा, टीचर्स को रखा जो कि धर्म को स्प्रेड करें। अशोका propagated his ideas in Dhamma in places like Bodh Gaya and Lumbini and also helped the poor and needy. अशोक ने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको स्प्रेड करने के लिए बोध गया, लुम्बिनी ऐसी जगहों पर अपने आइडियाज़ को प्रमोट किया और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग थे उनकी हेल्प भी करी। He issued rock and pillar edicts which contained the principles of Dhamma। और इन्होंने रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स को भी इशू किया जिस पर धर्म से संबंधित प्रिंसिपल्स लिखे गए। और ये ज़्यादातर जो एडिक्ट्स थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए क्योंकि ये कॉमन पीपल्स के द्वारा समझी जाने वाली एक अच्छी भाषा थी जो कि उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर थी। और ये जो एडिक्ट्स हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए, जैसे मार्केट्स, टेम्पल्स, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते जाते थे। नेक्स्ट, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर हैड एस्टैब्लिश्ड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर के दौरान एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। किंग जो है इसका मेन अथॉरिटी थी, सबसे
बड़े पद पर किंग है और जो कि सारे सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन करता था और लोगों की रक्षा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किंग के ऊपर थी। और द वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज ऑल्सो द किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों की भलाई का काम भी किंग का ही था। हालांकि किंग के पास पूरी पावर थी, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय सम्राट और चीफ रेवेन्यू समर्थ और चीफ रेवेन्यू कलेक्टर जिसे बोलते थे, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो जिसका काम होता था कि लोगों से कर इकट्ठा करना। सनी दत्त और रॉयल ट्रेजरर, वो रॉयल ट्रेजरी का काम संभालते थे, मतलब राजसी खजाने का काम। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड लैंड, ट्रेड एंड इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट, माइनिंग, फाइन्स, ड्यूटीज एंड गिफ्ट्स। Mauryan Empire was divided into provinces and was ruled by representatives appointed by the king। और मौर्यन एम्पायर रियासतों में डिवाइडेड था, जिसको रूल करते थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ज़्यादातर रॉयल फैमिली से जो मेंबर्स थे उनमें से थे। दीज प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और ये जो रियासतें थीं ये फिर डिवाइड करी गई थी डिस्ट्रिक्ट्स में। और ऑफिशियल्स अपॉइंटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वर रिस्पॉन्सिबल, और जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट किए गए थे वो रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ के न्याय और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे राजयूकस और युक्तास, तो राजयूकस एंड युक्तास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर अलॉन्ग विथ कलेक्टिंग टैक्सेस। इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, और लैंड की जो मापना, लैंड को मापने का काम इन्हीं का था। द हेडमैन वॉज इन चार्ज ऑफ अ विलेज। हेडमैन गांव का इंचार्ज होता था, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है। ही वॉज असिस्टेड, और जिसको हेल्प करते थे विलेज काउंसिल। द विलेज हेडमैन वॉज चोजन बाय द विलेज, और विलेज हेडमैन को चूज करती थी गांव के लोग। आर्मी, A large part of revenue was used to maintain a powerful army। और एक बहुत बड़ा पार्ट जो रेवेन्यू का था वो पावरफुल आर्मी को मेंटेन करने में जाता था। मौर्यन एम्पायर कंट्रोल अ लार्ज आर्मी इंक्लूडिंग, और मौर्यन एम्पायर में बहुत बड़ी आर्मी थी जिसके अंदर शामिल थे सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, चैरियट्स मतलब रथ। द मेन फंक्शन ऑफ द आर्मी वॉज टू मेंटेन इंटरनल हार्मनी एंड टू फेस एक्सटर्नल थ्रेट्स। और इसका मेन फंक्शन था इंटरनल हार्मनी, मतलब अंदर सभी के बीच में हार्मनी बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, और एक्सटर्नल थ्रेट्स और बाहरी जितने भी परेशानियां हैं उनको फेस कर पाए। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज देयर वॉज अ वॉर काउंसिल। मेगास्थनीज के हिसाब से एक वॉर काउंसिल थी जिसके अंदर 30 मेंबर थे, एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स, जो कि 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच। हर जो बोर्ड्स थे उसमें 5 मेंबर थे। द केवलरी, द वॉर चैरियट्स, द वॉर एलिफेंट, द वॉर ट्रांसपोर्ट एंड द फ्लीट, ये सारे थे। द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द एंटायर आर्मी वर्कड अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति, और अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है कि सेनापति के अंडर में या फिर कमांडर इन चीफ के अंडर में आर्मी काम करती थी। वेरियस वेपन्स, और बहुत प्रकार के जो वेपन्स थे, हथियार थे, जैसे बड़ी बड़ी तलवारें, भाले, स्पीयर्स, बोज, एरोज वॉर के दौरान यूज़ होते थे। मौर्यन एम्पायर had a well-developed espionage system to keep the king well informed of intrigue, rebellion and corruption not only in the royal household but also in different parts of his empire।
तो एम्पायर तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप किया गया था, जिससे कि सभी जो रूलर है उस तक सारी बातें पहुंच सके कि कहाँ पर क्या चल रहा है। पाटलिपुत्र द मौर्यन कैपिटल। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। पाटलिपुत्र मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी और हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अजातशत्रु पहले किंग थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को एज अ कैपिटल ऑफ मगध इस्टेब्लिश किया था। इट वॉज सराउंडेड बाय अ वुडन वॉल। ये चारों तरफ से एक वुडन वॉल से घिरी हुई थी जिसके अंदर 64 गेट्स एंड 570 टावर्स थे। इन हिज बुक इंडिका मेगास्थनीज एज डिस्क्राइब, और अपनी बुक इंडिका में मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया है पाटलिपुत्र में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। The city of administration was looked after by a committee of 30 members, और सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 मेंबरों की कमेटी के द्वारा चलता था। कमेटी जो है 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड थी और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर थे और हर एक जो बोर्ड था वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को रूल करता था। कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, जैसे कि कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स लोगों की कंफर्ट मतलब उनके आराम और सिक्योरिटी का ध्यान करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और एक का काम था कि वो लोग बर्थ और डेथ को रजिस्टर करते थे। एक का काम इंडस्ट्री को देखना था, एक का काम ट्रेड एंड कॉमर्स को देखना था। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू एक का काम था और एक इंस्पेक्शन करता था जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे। रेन ऑफ अशोका लास्टेड फॉर 50 ईयर्स। अशोका का जो राज्य था वो 50 साल के बाद ख़त्म हुआ और अशोका की डेथ के बाद एटलीस्ट 7 और राजाओं ने वहाँ पर रूल किया और वो सभी 7 जो थे वो अयोग्य साबित हुए। और लास्ट किंग मौर्यन डायनेस्टी के थे वृद्धरस्त, और who was assassinated by General Pushyamitra, who started a new dynasty known as शुंग डायनेस्टी। और जो लास्ट रूलर था उसको उन्हीं के जनरल पुष्यमित्र ने राज्य से हटा दिया, उनका राज्य छीन लिया और उसके बाद उन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई विल सेंड यू अ PDF फॉर द वर्क एंड डू मेंटेन योर प्रॉपरली. We will meet in next class. Till then, bye.